हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर का। देखो, लास्ट वाले क्लासेस में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में है आपका वीबीटी, दूसरा है वीएससीपीआर, तीसरा है एमओटी। ये तीन जो थ्योरी है ये है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इन तीन टाइप की थ्योरीज में से मतलब वीबीटी, वीएससीपीआर थ्योरी और एमओटी में से मैंने आप लोगों का वीबीटी और वीएससीपीआर थ्योरी कवर करा दिया है। अब जो आपका बचता है वो है आपका एमओटी। एमओटी थ्योरी है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको जनरली पूछे जाते हैं। अगर आप कोई भी एंट्रेंस का बात करो, अगर आप बात कर रहे हो एमएसटी सीटी का, तो वहाँ से भी आपको यहाँ इस पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपका जेई नीट ये वाला लेक्चर करने के बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप जेई नीट के, एमएसटी सीटी के, स्टेट बोर्ड के सारे न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो, जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। स्टेट बोर्ड में भी आपको ये वाले पार्ट का बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आज का ये जो क्लास है, जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि एमओ डायग्राम का जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, एमओ डायग्राम खूब बड़े बड़े हैं, खूब ज़्यादा डिफ़िकल्ट है रट्टा मारने के लिए कि कैसे रट्टा मारे। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, अश्योरेंस देती हूँ कि आज के इस 1 घंटे के क्लास के बाद आप किसी भी चीज़ का एमओ डायग्राम सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर में एकदम फास्टली ड्रॉ कर सकते हो। इतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा आज का क्लास। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना इस पार्ट को देखते हैं। ठीक है, स्विच करते हैं इस पार्ट को जिसका नाम है एमओ डायग्राम। जाहिर सी बात है कि अगर मुझे एमओ डायग्राम को पढ़ना है तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए ना कि एमओ डायग्राम में है क्या। अगर आपने मेरा लास्ट वाला क्लास देखा है तो मैंने आपको वहाँ बताया था एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते एमओ डायग्राम की थ्योरी में। तो एमओ डायग्राम को हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में नहीं पढ़ा था। लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने एमओ डायग्राम की थ्योरी को पढ़ा था कि क्या क्या होता है, कितने मिक्स होते हैं, कितने फॉर्म होते हैं, कैसे मिक्स होते हैं, ये सब हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में देखा था। आज इस पार्ट को देखेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग है आपका टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। डाल दो उस हेडिंग को। ये वाला क्लास लास्ट तक के देखो, सारी चीज़ें कवर कराऊंगी, एक एक छोटे से छोटा पॉइंट इस लेक्चर में कवर होगा एमओ डायग्राम का सारा। ठीक है, खूब मस्त क्लास है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो आपका होता है वो फॉर्म होगा एक तो सिग्मा से और दूसरा फॉर्म होगा आपके पाई से। तो मैंने यहाँ पे ये देखा था, अगर आपको लास्ट वाले क्लास का याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो उससे आपके फॉर्म होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल 2 फॉर्म कंबाइन हो रहे हैं तो आपके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अगर आपके एटॉमिक ऑर्बिटल 3 कंबाइन होंगे तो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 3 फॉर्म होंगे। मतलब मैंने वहाँ ये जाना था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमेशा फॉर्म होते हैं। याद है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, एओ का मतलब होता है एटॉमिक ऑर्बिटल। तो आपके टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं ना वो होते हैं 2। पहला एटॉमिक ऑर्बिटल आपका होता है सिग्मा और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल आपका होता है पाई। ये हम लोगों ने शायद से लास्ट वाले क्लास में भी देखा था, मैं जस्ट उसका रिवीजन करवा रही हूँ। तो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल टोटल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई। ठीक है, ये भी है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल। इस सिग्मा से आपके 2 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होते हैं। इस पाई से भी आपके 2 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होते हैं। इस लेक्चर में सारी चीज़ें को आपको कान खोल के एक एक चीज़ ध्यान से सुनने का है क्योंकि सारी की सारी है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो सिग्मा एटॉमिक ऑर्बिटल से भी आपके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। पाई एटॉमिक ऑर्बिटल से भी आपके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। सिग्मा से जो आपका पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है उसका नाम है सिग्मा और दूसरा है आपका सिग्मा स्टार। यहाँ पे रहेगा पाई और दूसरा रहेगा पाई स्टार। सोचने की बात है, सिग्मा के हैं 2 फॉर्म, एक है सिग्मा खुद और एक है सिग्मा का स्टार। वैसे पाई के भी कैसे रहेंगे 2 फॉर्म, एक है पाई, दूसरा क्या रहेगा पाई स्टार।
अब मुझे तो दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, चलो मुझे ये तो समझ गया कि स्टार है ये है, बट दिमाग में क्वेश्चन तो ये आया होगा कि भाई ये है स्टार क्या, ये स्टार है क्या चीज़। तो देखते हैं इस चीज़ को। हमें पता होना चाहिए कि जब आपको सिर्फ और सिर्फ सिग्मा दिया है तो इस सिग्मा का मतलब होता है बॉन्डिंग। सिर्फ और सिर्फ आपको सिग्मा ही दे रखा है, तो इस सिग्मा का मतलब क्या हुआ, इस सिग्मा का मतलब हुआ कि ये जो सिग्मा है वो कैसा है, बॉन्डिंग नेचर का। मुझे एक बात बताओ, जैसे प्लस का अपोजिट होता है माइनस, कटायन का अपोजिट होता है अनायन, ठीक है ना, वैसे ही बॉन्डिंग का अपोजिट क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। तो अगर ये है सिग्मा तो इसका नाम है सिग्मा बॉन्डिंग। यहाँ आ गया है स्टार, बॉन्डिंग का अपोजिट क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग, तो इसका नाम क्या रहेगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। समझ आया नहीं, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, सेम फंडा यहाँ पे भी लगाएंगे। यहाँ पे मैंने ये जाना, ये है पाई, पाई जब सिग्मा अकेला था तो उसका नाम क्या था, बॉन्डिंग। यहाँ पे भी पाई कैसा है, अकेला, तो इसका नाम क्या रहेगा, पाई बॉन्डिंग। मुझे एक बात बताओ, जब सिग्मा में आया स्टार तो नाम बन गया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, तो पाई में भी जब आएगा स्टार तो नाम क्या बन जाएगा, पाई एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ से आपकी एमओ डायग्राम की होती है एंट्री इस स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। क्योंकि एमओ डायग्राम की चीज़ को अगर समझना है ना तो सबसे पहले ये छोटे छोटे बच्चे समझ में आने चाहिए। अगर ये वाली कहानी नहीं समझी तो एमओ डायग्राम की कहानी कहाँ से समझेगी, ठीक है। तो बस मैंने इतना ही देखा। एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं दो टाइप के, एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई। इस सिग्मा के अंदर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहते हैं, एक रहता है सिग्मा, एक रहता है सिग्मा स्टार। जब आ जाए स्टार नाम क्या रहता है, एंटी बॉन्डिंग। पाई के भी वैसे ही दो टाइप होते हैं, पाई और पाई स्टार। पाई का मतलब होता है बॉन्डिंग, पाई स्टार का मतलब क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मेरे दिमाग में क्वेश्चन जो आया ना वो ये आया कि ठीक है, मुझे समझ गया कि सिग्मा के दो है, सिग्मा और सिग्मा स्टार। पाई के भी दो है, पाई और पाई स्टार। बट एक्चुअली है क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। दिमाग में क्वेश्चन तो आया होगा ना कि ये कैसे फॉर्म हो रहे, ये कैसे फॉर्म हो रहे, इसका डायग्राम क्या है, इसका डायग्राम क्या है। तो अब हम लोग समझेंगे डायग्रामेटिकली पाई को और पाई स्टार को, और साथ ही साथ सिग्मा और सिग्मा स्टार को। क्योंकि जब तक कि हम लोग डायग्रामेटिकली नहीं समझेंगे तो हमें थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। सो अब हम देखेंगे डायग्राम्स ऑफ सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई एंड पाई स्टार टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखते चलिए देखेंगे। यहाँ पे आगे मैंने ये जाना कि अगर मुझे देखना है सिग्मा और सिग्मा स्टार को, सिग्मा एंड सिग्मा के स्टार को, तो यहाँ पे इस डायग्राम कुछ किस तरीके से रहेगा वो देखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ ये जाना कि मैं एक ले रही हूँ 1s सबशेल को। ये है मेरा 1s सबशेल, ठीक है। ये भी है एक और मेरा 1s सबशेल। चलो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपके एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं, 2। मेरा रूल क्या कहता है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे ना उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। यहाँ पे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हो रहे हैं मिक्स, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने फॉर्म होंगे, 2। समझा ना। अब आगे मैंने यहाँ ये जाना कि यहाँ पे देखो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे हो सकती है वो ये है कि ये दोनों के बीच में आ रहा है प्लस साइन। दूसरी चीज़ जो हो सकती है कि ये दोनों के बीच में आ रहा है माइनस साइन। तो मैं आप लोगों को इंडिविजुअली चीज़ों को पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ, सपोज मैंने इन दोनों के बीच में डाला है प्लस साइन को, दूसरा मैंने लिया है 1s सबशेल, यहाँ पे भी लिया है 1s सबशेल, यहाँ पे भी मैंने इन दोनों के बीच में डाला है माइनस साइन को, ठीक है। ध्यान से देखना। एक्चुअली मैं आप लोगों को यहाँ पे भी वाली चीज़ बता सकती थी, बट मुझे थोड़ा सा आपको अलग तरीके से बताना था, इसलिए मैंने बताया। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ हो रहे हैं प्लस, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा या नहीं होगा, देखो इधर। इसलिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, उसका रीज़न सबसे बड़ा जो है वो ये है कि यहाँ पे भी साइन जो है, यहाँ पे भी सबशेल है आपका 1s, यहाँ पे भी सबशेल है आपका 1s, बीच में कौन सा साइन है, प्लस। मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या होंगे, ऐड होंगे, क्योंकि बीच में का साइन है प्लस, मतलब ही है एडिशन। तो ये इसके साथ क्या होगा, ऐड होगा। तो जब ये एक दूसरे के साथ ऐड होंगे तो इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। तो ये है आपका सिग्मा बॉन्डिंग। तो अब आपको समझा कि सिग्मा जो होता है उसके 2 टाइप होते हैं, सिग्मा और सिग्मा स्टार।
जो सिग्मा होता है उसी का मतलब होता है सिग्मा बॉन्डिंग। तो सिग्मा बॉन्डिंग कैसे बन रहा है समझा या नहीं? जब एक सबशेल दूसरे सबशेल के साथ ऐड हो रहा है तो वहाँ पे आपका बन रहा है सिग्मा बॉन्डिंग। अब मुझे बनाना है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को। अब अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा तो आपने यहाँ पे ये जाना कि ये भी है अलग चीज़, ये भी है अलग चीज़, और बीच में कौन सा साइन है? माइनस। जब भी आपका बीच में साइन आता है माइनस तो ये डायग्राम कुछ देखो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये है आपका एक 1s सबशेल, ये है आपका सेकेंड 1s सबशेल। ये दोनों एक दूसरे को जो है ना वो ज्वाइन हो रहे हैं इस टाइप से। मतलब मैंने यहाँ पे ये जाना, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे ये जाना, जब मैं ले रही हूँ दो 1s सबशेल को, अगर इनके बीच में है साइन प्लस तो ये दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे? ऐड। इसलिए ये दोनों एक दूसरे को हो गए ऐड, और ये बना एक बहुत बड़ा सा, इसका नाम क्या है? सिग्मा बॉन्डिंग। फिर मैंने यहाँ पे ये देखा कि ये है आपका 1s, ये है आपका 1s, बीच में कौन सा साइन है? माइनस। अगर बीच में साइन आ रहा है नेगेटिव तो ये अपना अलग रहेगा, ये जैसा है ना ये अपना अलग ही रहना पसंद करेगा, ये जैसा है ये भी अपना अलग रहना पसंद करेगा। समझा या नहीं? क्योंकि बीच में कौन सा साइन है? माइनस। अगर बीच में है प्लस तो होंगे ऐड, बीच में है माइनस तो ये सेपरेटेड फॉर्म में ही रहेंगे। मुझे एक बात बताओ, जब साइन है प्लस तो फॉर्म हुआ बॉन्डिंग, जब साइन है माइनस तो फॉर्म क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग। तो इसका नाम रहता है सिग्मा स्टार, और सिग्मा स्टार का ही मतलब होता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे पाई और पाई स्टार के डायग्राम को। ठीक है, मुझे समझ में तो आया कि पाई से दो होते हैं, पाई और पाई स्टार, बट पाई और पाई स्टार का स्ट्रक्चर भी तो देखना पड़ेगा ना कि वो कैसे होते हैं। तो अब देखते हैं उसके स्ट्रक्चर को। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका पाई एंड पाई स्टार। देखना इधर ध्यान से। मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखा कि सपोज ये है आपके पी सबशेल, ये है आपका पी, ये भी है आपका पी सबशेल। नीचे में भी मैं वैसे ड्रॉ करूंगी, पी सबशेल और पी सबशेल। ध्यान से देखना है। सबसे पहली चीज मैंने यहाँ पे ये देखी कि जो भी ये आपका पी सबशेल है ना, पी सबशेल, इसका शेप कैसा होता है? डम्बेल शेप। अगर ऊपर में आ जाए प्लस, नीचे में आ जाए माइनस, यहाँ पे भी ऊपर में है प्लस, नीचे में है माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस। ध्यान से समझना और आंखें खोल के ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखी वो ये देखी कि देखो ध्यान से, यहाँ पे भी ऊपर में क्या है? प्लस। यहाँ पे भी ऊपर में क्या है? प्लस। यहाँ पे नीचे में क्या है? माइनस। और माइनस के सामने में ही क्या है? माइनस। मतलब इन शॉर्ट मैंने क्या देखा कि प्लस के सामने आ रहा है प्लस, माइनस के सामने क्या आ रहा है? माइनस। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकती हूँ क्या? देखो और मुझे बताओ, क्या हम लोग इसको इस तरीके से कुछ ड्रॉ कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे इस प्लस के सामने प्लस ही साइन आया, तो ये दोनों के दोनों कैसे है? सेम, इसलिए ये दोनों बन गए, कंबाइन हो गए। इस माइनस के सामने क्या आया? माइनस साइन। ये दोनों के दोनों साइन कैसे है? सेम, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? कंबाइन। ठीक है, तो इससे आपका फॉर्म होता है पाई, जिसका नाम होता है पाई बॉन्डिंग। ठीक है, तो पाई बॉन्डिंग जो होता है वो फॉर्म होता है आपके पी सबशेल से। अगर प्लस के सामने आ जाए प्लस, माइनस के सामने आ जाए माइनस, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ये बनाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ ये बनाएंगे। बट अगर आपका प्लस के सामने आ जाए माइनस और माइनस के सामने आ जाए प्लस, तो ऐसे केस में क्या होगा? मुझे बताओ। इनके सामने एक दूसरे के साइन है सेम, तो ये दोनों कंबाइन हो पाए, बट इसका साइन और इसका साइन कैसा है? डिफरेंट, तो ये दोनों कंबाइन नहीं हो सकते। तो ऐसे केस में क्या होगा ना, ऐसे केस में ये रहेंगे अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में, बटरफ्लाई के फॉर्म में। ठीक है,
ये है आपका प्लस तो प्लस, ये है माइनस तो माइनस, माइनस प्लस। बिल्कुल देखो ये है प्लस इसलिए मैंने यहाँ लिखा है प्लस, प्लस के नीचे क्या है माइनस, माइनस के सामने क्या है प्लस, प्लस के ऊपर क्या है माइनस। जैसा दिख रहा है बस उसको वैसे ही रखना है, बस मैंने इनको जोड़ दिया है ऐसा सेंटर पे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाला है पाई बॉन्डिंग तो नीचे वाला क्या रहेगा, पाई एंटी बॉन्डिंग। समझा या नहीं? तो मैंने बस इतना देखा कि अगर मैं बात कर रही हूँ सिग्मा और सिग्मा स्टार की, तो अगर मैं ले रही हूँ एस सबशेल को, बीच में साइन है प्लस तो वो बनेगा बॉन्डिंग, बीच में साइन है माइनस तो वो बनेगा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा। बट अगर मैं बात कर रही हूँ पाई की, तो पाई के लिए मुझे लेना पड़ेगा पी सबशेल को। पी सबशेल में मैंने ये जाना कि अगर प्लस के सामने आ जाए प्लस, माइनस के सामने माइनस तो बनता है पाई बॉन्डिंग। बट अगर प्लस के सामने आ जाए माइनस, माइनस के सामने आ जाए प्लस, जो कि कैसा है उल्टा, इसलिए उस शेल का नाम भी क्या है, उस जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका नाम क्या है, एंटी बॉन्डिंग। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए मुझे ये तो समझ में आ गया कि एटॉमिक ऑर्बिटल सिग्मा और पाई होते हैं, सिग्मा होता है और पाई होता है। फिर मैंने ये देखा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा सिग्मा स्टार होता है, पाई पाई स्टार होता है, उनके डायग्राम को भी देखा। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आया, चलो मैंने ये सब पढ़ लिया, बट मेरे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन जो आया वो ये आया कि भाई मैं एमओ डायग्राम को पढ़ क्यों रहा हूँ। इतनी सारी तो थ्योरी मैंने पढ़ी है, वीबीटी पढ़ा, वीएससी पीआर पढ़ा, तो अब एमओ डायग्राम को पढ़ने का ज़रूरत क्या है, एमओटी थ्योरी को पढ़ने का ज़रूरत क्या है, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ने का नीड क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि दुनिया में आपने देखा है जब एक थ्योरी आती है तो उसके कुछ ड्रॉबैक होते हैं, फिर दूसरी आती है, दूसरी में भी कुछ कमियां निकल जाती है, कुछ ड्रॉबैक निकल जाते हैं, फिर आती है तीसरी थ्योरी। तो वीबीटी और वीएससी पीआर थ्योरी में कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स थे जो पूरे नहीं हो पाए, जो कंप्लीट नहीं हो पाए, तो इसीलिए आपकी नई थ्योरी आई, नई कहानी आई जिसका नाम था एमओ डायग्राम और एमओटी थ्योरी, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसने वो कमियों को, वो लिमिटेशंस जो थे उन थ्योरीज के, उसको ओवरकम किया है। तो अब हम लोग देखेंगे कि आपको आपका एमओ डायग्राम यानी कि आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो कौन से पॉइंट्स को बताता है। अगर हमें वो पता चलेगा तभी तो हम लोग मॉलिक्यूल के लिए वो पॉइंट को निकाल सकते हैं ना। तो अब देखेंगे कि कौन से पॉइंट्स हैं, देखते हैं। तो जो भी आपका एमओ डायग्राम है, एमओ डायग्राम जिसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम लोग मोटी भी बोलते हैं, मोटी, ठीक है, मोटी ही, वो वाली मोटी मत समझना, ये दूसरी मोटी है। तो ये जो आपको प्रोवाइड करता है सबसे पहली चीज़ वो ये है कि एनर्जी लेवल के बारे में, कि किसकी एनर्जी कैसी है, कौन से लेवल पे है। तो आपको सबसे पहली इन्फॉर्मेशन मिलती है एनर्जी लेवल के बारे में। एनर्जी लेवल आपको आइडिया देता है, मतलब वो आपको आइडिया देता है कि किसकी एनर्जी कहाँ पे लाई करती है, कौन ऊपर आता है, कौन नीचे आता है, ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ें ये आपको बताता है स्टेबिलिटी के बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तीसरी थिंग जो ये आपको बताता है वो बताता है मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, कि कोई भी चीज़ आपकी पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, वो चीज़ आपको बताएगा कौन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। देखो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आपको वीएससी पीआर थ्योरी और वीबीटी थ्योरी ने सब बताया, बट आपको वीएससी पीआर थ्योरी और वीबीटी थ्योरी ने स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया, जो आपको ये वाली थ्योरी बताने वाली है। दूसरी चीज़, आपको वीबीटी और वीएससी पीआर थ्योरी ने मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में भी कुछ भी नहीं बताया कि कोई भी चीज़ डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो आपको किसने बताया इस चीज़ के बारे में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। ये दोनों पॉइंट को कवर किया है जो वो दोनों थ्योरी कवर नहीं कर रही थी, इसलिए तो ये थ्योरी आई ना बुक में, ठीक है। मैग्नेटिक बिहेवियर में हम लोगों को देखना है दो चीज़ें, कि क्या वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। स्टेबिलिटी में आपको देखना है क्या वो चीज़ स्टेबल है या अनस्टेबल है। फोर्थ थिंग ये आपको बताता है बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, कि कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा।
तो अब हम लोग देखेंगे ये सारे पॉइंट को एक एक मिनट के अंदर कि सारे पॉइंट हम लोगों को क्या क्या बताते हैं। उससे पहले आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि कुछ फॉर्मूले भी यहाँ पे इन्वॉल्व है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है, लेकिन सबसे पहले ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले आपके मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को, मतलब ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली आपकी कवर होगी, ठीक है। चलिए देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने जानी यहाँ पे ये है काम की चीज़ें। देखो ध्यान से देखना है, एक एक चीज़ सारी काम में आएंगी। मैंने यहाँ पे ये देखा, एक होता है आपका सिग्मा, एक होता है आपका पाई। आपका जो भी एस सबशेल है, ठीक है, एस सबशेल और पी जेड सबशेल, ये दोनों आप लोगों को सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शो करेंगे। मतलब अगर आपको कहीं पे भी एस सबशेल दिख रहा है या पी का जेड वाला सबशेल दिख रहा है, ठीक है, तो वो आपका हमेशा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको शो करेंगे, ठीक है। सेकंड है आपका पाई। तो पाई के लिए आपका रहता है पी एक्स सबशेल और पी वाई सबशेल। अभी ऐसा लग रहा होगा कि क्या ये सबसे चिल्लर चीज़ चल रही है, लेकिन जब डायग्राम में ये वाली चीज़ आएगी ना, तो ये टेबल से इंपॉर्टेंट टेबल आपको और कोई लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये टेबल बुक में दिया नहीं है, और अगर दिया है तो वो 2 पेज की कहानी के फॉर्म में दिया है, जो आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि काम की चीज़ जो है वो 2 पेज की कहानी में वो बस यही है जो मैंने आप लोगों को आपके सामने एकदम ईजियर फॉर्म में रख दिया है। आपको पता होता है कि एक होता है जैसे कि एस सबशेल, पी के होते हैं टोटल 3 टाइप, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, है या नहीं। तो मैंने यहाँ ये जाना कि जो भी है मेरा एस सबशेल वो तो है ही, साथ ही साथ जो पी जेड सबशेल होता है ना, पी जेड, ध्यान से देखो, पी जेड वो बनाता है सिग्मा बॉन्ड को। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पी जेड आ गया सिग्मा के अंदर, तो पी में टोटल होते हैं 3, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी जेड चले गया उधर, तो अब क्या बचा, पी एक्स और पी वाई। तो पी एक्स और पी वाई आते हैं आपके पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर में। ये चीज़ अभी से दिमाग के अंदर फिट कर लो, ये चीज़ अप्लाई होगी अभी, लेकिन आप जस्ट जॉट डाउन दिस पॉइंट्स की ये सारी चीज़ें क्या है, ठीक है। ले लो उसका स्क्रीनशॉट। अब मुझे एक बात बताना कि कहीं पे अगर आपका आ रहा है सपोज 1s, ध्यान से देखना, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ मैं, अगर कहीं पे आपको दिख रहा है 1s, कहीं पे आपको दिख रहा है 2s, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, इस 1s के पास में, 1s के बाद में मैं सिग्मा लगाऊंगी या पाई लगाऊंगी, यहाँ पे मैं सिग्मा लगाऊं या पाई लगाऊं। तो सबसे पहले आप देखो, चाहे नंबर 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो देखना ये है कि ये है क्या, s, और s जो सबशेल होता है वो किसके अंदर में आता है, सिग्मा बॉन्ड के, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगी सिग्मा। समझा या नहीं। यहाँ पे आपने देखा ये है 2s, 2 हो 3 हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट है क्या, s सबशेल जो होता है वो किसके अंदर में आता है, सिग्मा। हो सकता है कि वो सिग्मा बॉन्डिंग हो सकता है वो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हो, बट हमेशा वो क्या रहते हैं, सिग्मा। पाई कभी भी नहीं रहते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे। अगर आपको कहीं पे आ जाए पी जेड और पी जेड, लेटस से आपको आ रहा है 2pz, चाहे यहाँ 2pz हो, 3pz हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या 4pz हो, 5pz हो, मुझे तो बस ये देखना है कि ये है क्या, pz, ये भी क्या है, pz, और pz जो सबशेल होता है वो किसके अंदर आता है, सिग्मा बॉन्ड। तो ये भी रहेगा सिग्मा, ये भी रहेगा सिग्मा। आगे मैंने यहाँ ये जाना कि अगर आपको कहीं पे आ जाए 2px और 2px, ठीक है, जिस भी फॉर्म में आपको आ रहा है, तो हम लोग देखेंगे उस चीज़ को। मुझे एक बात बताओ, ये जो है ये आपका स्टार रहेगा, क्योंकि अगर एक है बॉन्डिंग तो दूसरा क्या रहेगा, एंटी बॉन्डिंग, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 2px हो, 3px हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बट है क्या, px। जब भी आपका आता है px सबशेल किसके अंदर में आता है, पाई, तो इसके ऊपर क्या लगाने का है, पाई। एक रहेगा बॉन्डिंग, दूसरा क्या रहेगा, एंटी बॉन्डिंग। अगर कहीं पे आ जाए 2pz, यहाँ पे भी आ गया है 2pz, तो मैंने यहाँ ये जाना कि यहाँ भी है, सॉरी py, अगर मैं ले लेती हूँ, py को ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि pz कवर हो चुका है। तो यहाँ मैंने ये देखा कि यहाँ पे भी है py, यहाँ पे भी है py सबशेल किसके अंदर में आता है, पाई के अंदर में, तो यहाँ भी मैं लगाऊंगी पाई, यहाँ भी मैं लगाऊंगी पाई।
अगर एक है बॉन्डिंग तो दूसरा क्या रहेगा, एंटी बॉन्डिंग। समझा या नहीं? तो आपको ये सिंबल देते आना चाहिए जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। बट अगर आपको सिंबल ही देते नहीं आएंगे तो आप लोग इस चीज़ को नहीं बना पाएंगे। सिंबल देने के लिए सारा कंसेप्ट है यहाँ का। ले लो अब इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, अब एमओ डायग्राम के लिए जो सबसे काम की चीज़ लगती है वो है आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी सारा का सारा बेसिक ही चल रहा है। नो डाउट कि मैं इसी वीडियो में सारा कवर करा दूंगी, टेंशन मत लो, लास्ट तक वीडियो देखना है। तो सबसे पहले आपको बेसिक पता होनी चाहिए। तो उस बेसिक में आपको देखना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते आ गए तभी जाके आप एमओ डायग्राम को एक्सप्लेन कर पाओगे। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते तो भूल जाओ कि आप ज़िंदगी में कोई एमओ डायग्राम को ड्रॉ कर पाएंगे। सो अब देखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। देखो, कहीं पे भी आपको बुक में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लिस्ट नहीं दिया गया है, ठीक है। बट मैं आप लोगों को वो वाला लिस्ट लिखा के दे रही हूँ, क्योंकि अगर बुक में एमओ डायग्राम दिए तो वो लिस्ट कहाँ गई। बुक वालों ने उस लिस्ट को भी देना चाहिए था जिसमें आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए। अगर आपको वही नहीं पता रहेगा तो आप कैसे ड्रॉ करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स में, उसके बाद ही हम लोग एमओ डायग्राम को देखते हैं, ठीक है। सो आप लोग इस लिस्ट को ऐसे के ऐसे बनाना जैसे मैं बना रही हूँ। बहुत काम की लिस्ट है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। बस इतने ही एलिमेंट्स अगर आपको आ गए ना तो काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, क्योंकि इन एलिमेंट्स के अलावा पेपर में या एंट्रेंस में कोई भी आपको एमओ डायग्राम नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो बस इतना ही आना काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे रहेंगे आपके एलिमेंट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी है आपका एलिमेंट और यहाँ पे रहेंगे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे मैंने यहाँ ये जाना, ध्यान से देखना आपको, जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वही आपका एटॉमिक नंबर होता है। तो जो भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सपोज है 1, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे, 1। अगर आपका कोई भी एलिमेंट आप ले रहे हो जिसका एटॉमिक नंबर है 5, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे, 5, क्योंकि एटॉमिक नंबर का ही तो मतलब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। अब सुनो, मैंने यहाँ ये जाना कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे, 1। 1 के बाद क्या आता है, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 7 के बाद आता है 8, 8 के बाद आता है 9, 9 के बाद आता है 10। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये वाली सीरीज़ पता चल जाए, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो आपके लिए ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना एकदम ही ईजी है। आप स्टार्ट करेंगे 1 से, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। अगर ये एलिमेंट आप लोगों ने लिख दिए तो आप ये एटॉमिक नंबर को लाइन से नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो। समझा या नहीं? सबसे पहले ले लो इसका स्क्रीनशॉट, सबसे 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 काम की चीज़ है। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे। आगे मैंने यहाँ ये जाना कि अगर आपको आ जाए H2 मॉलिक्यूल, ध्यान से देखना, ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, एक हाइड्रोजन का मतलब होता है 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो मैं क्या करूँगी, 2 × 1 कितना हुआ, 2। समझा या नहीं? मतलब H2 मॉलिक्यूल के केस में मैंने ये जाना कि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो मैं क्या करूँगी, 2 × 1। अगर मुझे आ जाए He2, क्योंकि आपको तो एमओ डायग्राम में मॉलिक्यूल आएंगे ना, एटम थोड़ी आएंगे, आपको तो मॉलिक्यूल आएंगे। मुझे एक बात बताओ
एक हीलियम का मतलब होता है 2, तो 2 हीलियम का मतलब कितना होगा, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल कितने हुए 4। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका Li2 का। एक लिथियम में आपके इलेक्ट्रॉन हैं 3, तो 2 लिथियम में कितने रहेंगे 3 इंटू 2, 2 3 जार करेंगे, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करते चलो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेरिलियम, जो ऊपर नीचे होगा ना, अच्छे से सिस्टमेटिकली लिखने का है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका Be2। अगर Be2 आ जाए, एक बेरिलियम का मतलब होता है 4, तो 2 का मतलब कितना रहेगा 2 इंटू 4 कितना आएगा 8 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है आपका बोरॉन 2। एक बोरॉन का मतलब है 5, तो 2 बोरॉन का मतलब कितना रहेगा 2 इंटू 5 जार 10 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है कार्बन 2। एक कार्बन का मतलब है 6, तो 2 कार्बन का मतलब कितना रहेगा 12 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है आपका N2। एक नाइट्रोजन का मतलब होता है 7, तो 2 नाइट्रोजन का मतलब कितना रहेगा 2 इंटू 7 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आते हैं हम लोग O2 मॉलिक्यूल पे। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ले रही हूँ O2 मॉलिक्यूल को, तो एक ऑक्सीजन का मतलब होता है 8, तो 2 ऑक्सीजन का मतलब कितना रहेगा 2 इंटू 8 इज 16 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली मैं लेती हूँ फ्लोरीन मॉलिक्यूल को, एक फ्लोरीन का मतलब है 9, तो 2 फ्लोरीन का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। नियॉन में अगर मैं बात कर रही हूँ Na2 मॉलिक्यूल की, तो एक नियॉन के अंदर होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, तो 2 नियॉन के अंदर कितने रहेंगे 20 इलेक्ट्रॉन। पेपर में कहीं पे भी आपको एटम नहीं आने वाला। एमओ डायग्राम के केस में आपको सारे के सारे क्या पढ़ने के हैं, मॉलिक्यूल। इन मॉलिक्यूल के अलावा पेपर में और कोई भी मॉलिक्यूल नहीं आएगा, बट मॉलिक्यूल के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालने से पहले एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। अगर एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको मॉलिक्यूल के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोगों ने देख लिया कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे कैलकुलेट करने का है या नहीं। अब हम लोग देखेंगे आपका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ट्रिक, कि एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, सो देखते हैं उस चीज़ को। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। वैसे तो मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर निकालने का है एक ट्रिक, ठीक है, कि बॉन्ड ऑर्डर किसी भी मॉलिक्यूल का कैसे निकाला जाता है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, उनका मैं उस ट्रिक की हेल्प से नहीं निकाल सकती हूँ। जब मैं लास्ट में आऊँगी तो मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताऊँगी जिससे आप लोग बॉन्ड ऑर्डर विदाउट फॉर्मूला और विदाउट एमओ डायग्राम दिए बिना बता सकते हो। ठीक है, इतना मस्त ट्रिक है वो, लेकिन वो आएगा सबसे लास्ट में, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके लिए हम लोगों को फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला मेरा कहता है बॉन्ड ऑर्डर का, जिसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ BO से, B फॉर बॉन्ड, O फॉर ऑर्डर। इस बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपॉन 2। ठीक है, तो NB जो होता है, इस NB का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स B फॉर बॉन्डिंग इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट है आपका Na। सोचने की बात है, जब मैंने लिखा है NB तो उसका मतलब हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे है A, तो इसका नाम क्या रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये फॉर्मूला आप सबको रखना है याद, कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। ये मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे निकालने का है। ठीक है, कुछ ही मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला यूज़ करना है, बाकी मॉलिक्यूल्स तो मेरे पास ट्रिक है, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। चलिए अब देखेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका मैग्नेटिक बिहेवियर, कि हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर को कैसे जज करेंगे। देखो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या चिल्लर चल रहा है, लेकिन ये चिल्लर पड़े बिना हम लोग बड़ी चीज़ को पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये है काम का, समझे। तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि अगर आपको कहीं पे इलेक्ट्रॉन ऐसा दिख जाए और कहीं पे इलेक्ट्रॉन ऐसा दिख जाए,
तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने ये देखा कि अगर आपके एमओ डायग्राम में आपको सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ी के फॉर्म में दिख रहे हैं, पेयर्ड फॉर्म में दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन कैसे है? पेयर्ड। आपने देखा ना कि ये इलेक्ट्रॉन की जोड़ी बनी हुई है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में, तो ऐसे नेचर को आप बोलते हो डायामैग्नेटिक बिहेवियर, डायामैग्नेटिक नेचर। समझा या नहीं? तो मैंने यहाँ ये देखा कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन आ जाए जोड़ी के फॉर्म में, पेयर्ड फॉर्म में, तो आप बोलते हो उस टाइप के नेचर को डायामैग्नेटिक नेचर। या आप ऐसा बोल दो कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई है? शादी। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए हैं? पेयर्ड। तो इस नेचर को क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक नेचर। आगे मैंने यहाँ ये जाना कि जो है आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये कैसा है? सिंगल, बिल्कुल हमारे जैसा। तो मैंने यहाँ ये देखा कि ये इलेक्ट्रॉन कैसा है? अनपेयर्ड। ये इलेक्ट्रॉन सिंगल है, आप समझ जाओ, ये इलेक्ट्रॉन है सिंगल, तो ये है अनपेयर्ड। तो इसका नाम क्या रहेगा? पैरामैग्नेटिक नेचर। मतलब अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है कि क्या वो डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, तो सबसे पहली चीज़ जो काम की है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर वो इलेक्ट्रॉन की हो गई है शादी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन हो गए हैं पेयर, तो उस नेचर को कहा जाएगा डायामैग्नेटिक नेचर। बट अगर वो इलेक्ट्रॉन है सिंगल, हम सबके जैसा, तो उसको कहा जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और उस टाइप के नेचर को क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक नेचर। बहुत काम का चीज़ें बुक में खूब, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 पेजेस के पैराग्राफ में दे रखा है। ये मैं आपको जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, तो आपको वो पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना, rather than you apply this concept to the molecule। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे। ये सारी चीज़ें थी अभी तक की बेसिक। अब अप्लाई करेंगे ये सारे के सारे बेसिक्स को इन डायग्राम्स के ऊपर में। ये वो डायग्राम्स है जिनको आप लोग भूत समझ के बहुत ज़्यादा टफ समझते हो, बट मैं इस डायग्राम को अब आपको पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगी एक ही झटके में। सो देखेंगे इस चीज़ को, एकदम ध्यान से सुनना, सारे पॉइंट्स को एकदम नीटली अपने कॉपी में लिखना, ताकि ये पॉइंट्स आपके हमेशा के लिए हो जाए क्लियर। नहीं तो वो डायग्राम्स को 10 बार भी पढ़ते रहेंगे तो समझ में नहीं आएगा। एक बार पढ़ोगे सब समझेगा, ट्रिक के साथ समझेगा, बॉन्ड ऑर्डर की भी ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि ध्यान से देखना, ध्यान से, ये ट्रिक बुक में भी नहीं दी है, ठीक है ना। सबसे पहली चीज मैंने यहाँ ये जाना कि इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर 14 और लेस देन 14, मतलब एक तो वो है 14 या लेस देन 14। इस सिंबल का मतलब जिसको नहीं पता मैं उनके लिए लिख दे रही हूँ, 14 इक्वल टू 14 और लेस देन 14, इक्वल टू 14 और लेस देन 14। तो मैंने यहाँ ये जाना कि अगर आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाए 14 के इक्वल या 14 से लेस, तो आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, नहीं तो समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट है आपका इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14, ग्रेटर देन 14। ध्यान से देखना, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 14 के इक्वल या 14 से है लेस, तो आप अब जो यहाँ डायग्राम आएगा उसी को ड्रॉ करेंगे। अगर आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 14 से ज़्यादा, तो आप यही वाले डायग्राम को करेंगे ड्रॉ। देखेंगे इस डायग्राम को कि ये डायग्राम क्या कहता है। ध्यान से देखना। मुझे एक बात बताओ, जब भी आप किसी भी चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो हमेशा कैसे लिखते हो? 1s 2s 2p, यस और नो। हमेशा अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का है तो हम लोग कैसे लिखते हैं? 1s 2s 2p। सबसे काम का पार्ट चल रहा है, 1s 2s 2p, ठीक है। तो ये है आपका 1s, ये है आपका 1s, ठीक है। ये है आपका 1s, ये भी क्या है? 1s, ठीक है। देखेंगे आगे 1s के बाद में क्या आता है? 2s। तो 1s के बाद में आएगा भाई आपका 2s, ये भी है आपका 2s, ये भी है आपका 2s। 2s के बाद में क्या आता है? 2p। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि p में टोटल आती है 3 चीज़ें, कौन सी कौन सी? px, py और pz, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से मेरे को करने का है।
ठीक है। एक रहेगा आपका पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड, समझा या नहीं। तो मैंने यहाँ ये जाना कि अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आप कैसे लिखते हो, 1s 2s और 2p के फॉर्म में। p में हमेशा क्या क्या होता है, px py और pz। तो बस मैंने वही लिखा है 1s 2s 2p, 1s 2s 2p और p के तीनों के टाइप को। 1s के सामने 1s आया, 2s के सामने 2s और p के सामने क्या आया, p। ठीक है ना। आगे मैंने यहाँ ये जाना कि बिल्कुल यही वाली चीज़ को मैं यहाँ भी ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि ये है आपका 1s। ठीक है। 1s के बाद में क्या आया है, 2s। 2s के बाद में क्या आया है, 2p। 2p में कितने आते हैं, 3, px py pz। यहाँ पे भी 1s के सामने क्या आएगा, 1s। 2s के सामने क्या आएगा, 2s। 2p के सामने मतलब p के सामने क्या आएगा, px py pz। चलिए मुझे एक बात बताना, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी और वो चीज़ जो थी वो ये थी, देखो इधर मैं आपको याद दिलाती हूँ। मैंने अभी बताया था ये वाले क्लास में कि आपका जो सिग्मा है वो फॉर्म करता है s और pz और जो पाई होता है वो फॉर्म करता है px और py। याद है या नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इस क्लास में बताया सारे के सारे बेसिक जो एमओ डायग्राम के लिए लगते हैं। अगर आपने वो बेसिक नहीं समझे हैं तो आपको भी प्रॉब्लम जाएगी, बट टेंशन नहीं लेना है क्योंकि मैं हूँ आपके साथ। तो मैंने यहाँ ये जाना कि जब भी आपका s आता है या pz आता है आप क्या बोलते हो, सिग्मा, और px और py आता है तो क्या बोलते हो, पाई। बस उसी की बारी है। मुझे बताओ ये क्या है, सिग्मा, क्योंकि यहाँ क्या है, s काय में आता है, सिग्मा में। यहाँ पे भी क्या है, s काय में आता है, सिग्मा। यहाँ पे है 2s, 2 हो 3 हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ क्या है, s काय में आता है, सिग्मा। यहाँ भी है s, सिग्मा। अब सुनो ध्यान से, यहाँ आप लोग सारे के सारे करके आते हो गड़बड़ी, कुछ भी मन से पाए सिग्मा लिख देते हो, ऐसा नहीं चलता है। मुझे बताओ ये है px, px काय में आता है, पाई में, इसलिए मैंने यहाँ लिखा पाई। ये है py, py काय में आता है, पाई। मुझे बताओ आप लोग इसको भी पाई लिखते हो, आंखें खोलो देखो, pz काय में आता है, सिग्मा में, तो ये रहेगा आपका सिग्मा। सेम यहाँ पे भी वैसे ही px पाई, py पाई, pz सिग्मा। आ जाओ यहाँ पे, ये है s काय में आता है, सिग्मा, s सिग्मा सिग्मा सिग्मा। यहाँ पे है आपका px जो है वो काय में आता है, px आपका आता है पाई में, ये रहेगा पाई। py काय में आता है, पाई में। pz काय में आता है, सिग्मा में। ठीक है। आगे मैंने यहाँ ये जानना, सेम चीज़ है, px है पाई, py है पाई, pz है सिग्मा। समझा या नहीं। तो पहले मैंने क्या देखा कि हम लोगों ने सबसे पहले इसको 2 कैटेगरी में कर दिया डिवाइड। एक रहेगा कि आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेस देन 14 और इक्वल टू 14। दूसरा कहता है कि आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ग्रेटर देन 14। दोनों पार्ट को मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिकली लिखा, जैसा मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बिल्कुल मैंने वैसा का वैसा ही इसको लिखा। साथ ही साथ मैंने देखा कि s और pz आते हैं सिग्मा में और px और py काय में आते हैं आपके पाई में। अब सुनो ध्यान से, मैंने यहाँ ये जाना कि ये है आपका एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये है आपका सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल। सिमिलरली यहाँ पे ये है आपका एक एटॉमिक ऑर्बिटल और ये है आपका सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से एकदम। तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि अगर मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे भी सिग्मा ऐसे, सिग्मा 1 ऐसे, यहाँ पे आपके 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हो रहे हैं मिक्स, तो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने फॉर्म होंगे, 2। समझा या नहीं। सोचने की बात है ना, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने फॉर्म होंगे, 2 ना। तो 2 मिक्स हुए इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने फॉर्म हुए, 2। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके हो रहे हैं 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने फॉर्म होंगे, 2। ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, आगे यहाँ पे मैंने ये जाना कि यहाँ पे भी आपके 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने फॉर्म होंगे, 2। यहाँ पे भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं
तो यहाँ पे भी आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने फॉर्म होंगे? 2। समझा? अब मैंने यहाँ ये जाना कि ये है नीचे वाला, ठीक है। तो आपको बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि बॉन्डिंग कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग कौन सा है, बहुत प्रॉब्लम जाती है ना, तो वो भी हम लोग समझेंगे एकदम एक ट्रिक के साथ में। तो अब आगे मैंने यहाँ ये जाना कि अगर मैं बात करती हूँ इस चीज़ की, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि आप सब लोग अपने सर के ऊपर में हमेशा क्या पहनते हो? टोपी पहनते हो या नहीं पहनते हो? पहनते हो। तो मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को याद रखना है कि सभी चीज़ों के ऊपर में हमेशा क्या होती है? टोपी। आप लोगों ने टोपी पहना होगा ना, तो टोपी कहाँ पहनी जाती है? सर पे या पाँव पे? तो टोपी हमेशा आपके सर पे पहनी जाती है। मतलब टोपी हमेशा कहाँ पे प्रेजेंट होती है? टॉप पर, है या नहीं? तो इस डायग्राम के भी टॉप पे आपको क्या बनाने का है? टोपी को, ठीक है ना, याद रखने का। तो जब भी आप सर के ऊपर टोपी पहनते हो, सर कहाँ पे है? टॉप पर, इसलिए डायग्राम के दोनों टॉप पर आप क्या निकालोगे? टोपी को। कैसे निकालोगे? देखो इधर। तो मैंने यहाँ ये जाना कि ये जो है ना, ये कुछ इस फॉर्म में होंगे, 1 2 3 4। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही चलना है, 1 2 3 और 4। यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। पहले ऐसा ड्रॉ कर लो। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला है कि सारे के सारे डायग्राम के ऊपर में आपको क्या निकालने की है? टोपी। क्योंकि टोपी आप पहनते हो सर के ऊपर में, सर कहाँ है? ऊपर। तो डायग्राम के भी ऊपर में क्या निकालेंगे? टोपी। कैसे निकालेंगे? देखो इधर, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हैं आपके 2 बॉक्स को, और यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है आपके 1 बॉक्स को। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने ड्रॉ किया है आपके 2 बॉक्स को, और यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है 1 बॉक्स को। ध्यान देना, ध्यान से समझना। मैंने यहाँ ये जानना, देखो ध्यान से, क्या आपको यहाँ पे एक टोपी फॉर्म होते हुए दिख रही है या नहीं दिख रही है? मुझे तो दिख रही है, देखो इधर। इसका मतलब इस टोपी से मुझे यहाँ ये समझ में आया कि मुझे नीचे में कितने ब्लॉक देने के हैं? 2 डब्बे। ऊपर में कितने डब्बे देने का है? 1 डब्बा। नहीं तो अगर आप टोपी का बहाना नहीं समझोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ऊपर 2 डब्बे हैं या नीचे 1 डब्बा है। बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो देखो, आपको टोपी तो तभी फॉर्म होगी ना जब नीचे में रहेंगे 2 बॉक्स और ऊपर में रहेगा 1 बॉक्स, तभी तो टोपी फॉर्म होगी ना। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, क्या आपको एक टोपी फॉर्म होते हुए दिख रही है या नहीं दिख रही है? और टोपी कब फॉर्म होगी? जब नीचे रहेंगे 2 बॉक्स, ऊपर रहेगा 1 बॉक्स। समझा या नहीं? तो दोनों डायग्राम में सबसे पहले आप किसको फॉर्म करेंगे? टोपी को। आगे मैंने यहाँ ये जानना, अब सुनो काम की बात, ठीक है। ध्यान से समझना है, ध्यान से, एकदम कान खोल के सुनो। अगर आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेस देन 14 और इक्वल टू 14, तो आप निकालेंगे सीधा ट्राइंगल। सीधा ट्राइंगल बहुत काम की चीज़ है। अगर आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं लेस देन 14 और इक्वल टू 14, तो आप क्या निकालते हो? सीधा ट्राइंगल। सीधा ट्राइंगल, ठीक है। ध्यान से देखो, सीधा ट्राइंगल अगर मुझे फॉर्म करना है तो मैं कैसे फॉर्म करूंगी? देखो, क्या आपको यहाँ पे जो ट्राइंगल फॉर्म होते हुए दिख रहा है वो सीधा है या नहीं है? सीधा ट्राइंगल है, तो आपको हमेशा वहाँ पे सीधा ट्राइंगल फॉर्म करना है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, अगर आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाए ग्रेटर देन 14, तो आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे उल्टा ट्राइंगल। उल्टा ट्राइंगल, उल्टा ट्राइंगल कैसा होता है? ऐसा। समझा या नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ड्रॉ करने का है उल्टे ट्राइंगल को, उल्टे ट्राइंगल को, तो आपके 2 होने चाहिए ऊपर और 1 बॉक्स होना चाहिए नीचे, तभी तो आपका उल्टा ट्राइंगल ड्रॉ होगा ना। समझा या नहीं? फिर से देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने जाना वो ये है कि अगर आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए लेस देन 14 और इक्वल टू 14, ठीक है। डायग्राम तो है सेम, बट आपको सभी के ऊपर में क्या ड्रॉ करने का है? हमेशा टोपी को, क्योंकि सर के ऊपर में क्या होती है? टोपी। कितने भी इलेक्ट्रॉन हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे भी आपकी टोपी आनी चाहिए, यहाँ पे भी आपकी टोपी आनी चाहिए। इसका मतलब इन दोनों के केस में आपके 2 बॉक्स नीचे आने चाहिए और 1 बॉक्स
ऊपर आना चाहिए। फिर से सुनो, 2 बॉक्स नीचे 1 बॉक्स ऊपर, तभी तो टोपी बनेगी ना। ठीक है, दोनों डायग्राम के सर पे क्या लगा दी? टोपी। अब देखो इतना पार्ट तो है सेम, फर्क जो आ रहा है ना वो आ रहा है बस आपके ये वाले पार्ट में। दोनों डायग्राम सेम है, बस ये वाले पार्ट का ही फर्क है। ठीक है, अब मैंने यहाँ ये जाना कि अगर आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेस देन 14 और इक्वल टू 14, तो आप कैसा ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे? सीधा ट्राइंगल। याद रखो, सीधा ट्राइंगल। सीधा ट्राइंगल अगर मुझे ड्रॉ करना है तो सोचने की बात है कि 2 बॉक्स नीचे रहेंगे, क्योंकि देखो सीधे ट्राइंगल में 2 टिप क्या है? नीचे। 2 टिप नीचे है, 2 जो आपके कॉर्नर्स है वो 2 नीचे है, इसलिए बॉक्स भी 2 नीचे आएंगे, एक ऊपर। अगर आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ग्रेटर देन 14, तो ट्राइंगल कैसा है? उल्टा ट्राइंगल। उल्टा ट्राइंगल मुझे ये बताता है कि 2 टिप ऊपर है, मतलब 2 बॉक्स है ऊपर, 1 टिप है नीचे, तो 1 बॉक्स है नीचे। समझा या नहीं? लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों डायग्राम के सर पे तो आपको टोपिच लगाना है। जो फर्क आ रहा है ना वो यहाँ आ रहा है, सीधे ट्राइंगल का और उल्टे ट्राइंगल का। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, याद रखना है टोपी हमेशा ऊपर दोनों में कैसी है? एक जैसी। फर्क जो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ का, सीधा ट्राइंगल, उल्टा ट्राइंगल। चलो भाई, अब इतने सारे मॉलिक्यूल्स थे, मैंने डायग्राम तो सबका देख लिया। इन शॉर्ट अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, जिसका मैंने अभी आपको कैलकुलेशन बताया था, तो आप डायग्राम देख सकते हो कि आपको ये वाला ड्रॉ करना है या ये वाला ड्रॉ करना है या नहीं। यस, कर सकते हो। आपको समझ में आ गया, ऊपर हमेशा क्या रहेगी? टोपी। जो भी यहाँ पे रहेगा, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेस देन 14 और इक्वल टू 14, तो आप ड्रॉ करेंगे सीधे ट्राइंगल को, मतलब 2 बॉक्स नीचे 1 बॉक्स ऊपर। अगर आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ग्रेटर देन 14, तो आप ड्रॉ करेंगे उल्टे ट्राइंगल को, मतलब 1 बॉक्स नीचे 2 बॉक्स ऊपर। अब सुनो, मैंने ये सब तो ड्रॉ कर लिया भाई, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि बॉन्डिंग कौन सा है और एंटी बॉन्डिंग कौन सा है? मुझे यहाँ दिक्कत थोड़ी है बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का। तो ऐसे केस में आपको मैं बता रही हूँ एक ट्रिक। ये ट्रिक है काफ़ी ज़्यादा मस्त ट्रिक, और ये ट्रिक की हेल्प से आपको बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग निकालते वक्त बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो सुनो वो ट्रिक क्या है। वो ट्रिक आपकी जो है वो ये है, आपको बता होना चाहिए कि वो ट्रिक का नाम है कुछ इस तरीके से, बाबा की 3 बीबी और 3 आंटी। ठीक है, आप लोग मेरे वॉइस से रिकॉर्ड कर सकते हो, बाबा की 3 बीबी 3 आंटी। समझा या नहीं? फिर से सुनो, बाबा, BABA बाबा, बाबा की 3 बीबी और 3 आंटी। सुनो देखो कैसे, इधर देखो सब लोग, हम लोग ड्रॉ करेंगे ऐसे, बा, समझा या नहीं? बा की 3 बीबी और 3 आंटी। जहाँ पे भी आपको दिखेगा B, उसका मतलब क्या रहेगा? बॉन्डिंग। जहाँ पे भी आपको दिखेगा A, उसका मतलब क्या रहेगा? एंटी बॉन्डिंग। समझा या नहीं? तो अब आपको निकालना एकदम आसान हो गया कि कहाँ पे बॉन्डिंग लिखने का और कहाँ पे एंटी बॉन्डिंग। जहाँ पे दिखेगा B वहाँ पे रहेगा बॉन्डिंग, जहाँ पे दिखेगा A वहाँ पे रहेगा आपका एंटी बॉन्डिंग। ट्रिक क्या है मेरा? बाबा की 3 बीबी 3 आंटी, बाबा की 3 बीबी और 3 वही आंटी। आ जाओ यहाँ पे भी वही ट्रिक है, टेंशन मत लो। ट्रिक क्या कहती है? बाबा, ठीक है, कि 3 बीबी, एक बीबी, दूसरी बीबी, तीसरी बीबी और 3 आहे आंटी। ठीक है, वही वाली चीज़ है, बा की 3 बीबी और 3 आंटी। लाइन से नंबर देने का, शुरुआत कहाँ से करेंगे? लोअर साइड से। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ट्रिक याद रखना, बाबा की 3 बीबी 3 आंटी। चलिए, तो आज से क्लास में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स तो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं कि हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो पॉसिबल हो जाए। आई होप आपने ये वाली ट्रिक लिख ली हो, बाबा की 3 बीबी 3 आंटी। देखेंगे आगे। चलो अब हम लोग निकालेंगे आगे। मैंने यहाँ ये जाना, ध्यान से सुनना। अगर सपोज मैं बात कर रही हूँ आपके हाइड्रोजन वाले डायग्राम की, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल में मैंने आज जैसे कि आपको बताया था कि जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 2।
बताया ना सबको, अभी लिखा के दिया था। तो मुझे बताओ ये जो 2 है ये 14 से कम है, 14 के इक्वल है या 14 से ज़्यादा है? देखो अच्छे से और मुझे बताओ ये 2 नंबर जो है ये 14 से कैसा है? कम। तो अगर ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि हाइड्रोजन के है 2, ये है 14 से कम, तो मैं ये वाला डायग्राम ड्रॉ करूँगी या ये वाला डायग्राम ड्रॉ करूँगी? फिट कर लो दिमाग में। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे है 2, 14 से कैसे है कम, मैं ड्रॉ करूँगी आपका ये वाला डायग्राम। समझा या नहीं? समझ गया ना? अब मुझे एक बात बताओ, इसमें है आपके 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैं आपको इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरीके से भर सकती हूँ 1 2, ठीक है। इसी तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आगे। अगर मैं बात कर रही हूँ आपके हीलियम वाले मॉलिक्यूल की, तो हीलियम वाले मॉलिक्यूल में मैंने ये जानना कि हीलियम में आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से कितने होते हैं? 4 हीलियम के मॉलिक्यूल में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। मुझे एक बात बताओ, ये है आपका 4 नंबर, ये 14 से कैसा है? कम, इसलिए डायग्राम कौन सा वाला आएगा? ये वाला। तो अगर मुझे ड्रॉ करना है हीलियम का डायग्राम तो कैसे आएगा? 1 2 3 4। टेंशन नहीं लेने का, एक क्लास में पूरा डायग्राम से बनाऊंगी कि सारे डायग्राम कैसे कैसे फटाफट निकालेंगे, लेकिन ये बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको खुदा ना खास्ता नाइट्रोजन वाला मॉलिक्यूल आ जाए, तो नाइट्रोजन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 14, वो आने चाहिए। अब मुझे बताओ ये है 14 के इक्वल, अगर 14 के इक्वल भी आ जाए तो आप कौन सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे? ये वाला। समझा ना? चलिए अब मैं बताती हूँ आगे। अगर मैंने आपको दे दिया है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 16। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 16। 16 जो है वो 14 से कैसा है? ज़्यादा। तो मैं ये वाला डायग्राम ड्रॉ करूँगी या ये वाला डायग्राम? 16 है 14 से ज़्यादा, तो ऐसे केस में मैं ये वाला डायग्राम ड्रॉ करूँगी। समझा या नहीं? समझ ले, ठीक है। अब आगे मैंने देखा फ्लोरीन को। अगर मैं बात कर रही हूँ फ्लोरीन की, F2 की, फ्लोरीन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। मुझे बताओ 18 नंबर कैसा है? 14 से है ज़्यादा। अगर आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से है ज़्यादा, तो आप कौन सा डायग्राम ड्रॉ करोगे? ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको आज के क्लास में बताया डायग्राम याद करने का ट्रिक, ठीक है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, 1s 2s 2p, ठीक है। हर साइड में वही किया है। फिर पता होना चाहिए कि s और pz ये दोनों सिग्मा बनाते हैं, इसलिए जहाँ पे भी pz आ रहा है और जहाँ पे भी आपका s आ रहा है मैंने वहाँ पे सिग्मा लिखा है। px और py हमेशा पाई बनाते हैं, इसलिए जहाँ पे भी आपका px और py है मैंने पाई लिखा है, ठीक है। दूसरी बात, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। चौथी चीज़ मैंने यहाँ ये जानी कि पूरा का पूरा डायग्राम कैसा है? सेम। सर के ऊपर हमेशा क्या लगाते हैं? टोपी। सर कहाँ पे आता है? सबसे ऊपर, इसलिए दोनों मॉलिक्यूल के टॉप पर मैंने क्या लगाई? टोपी। टोपी का मतलब क्या हुआ? टोपी का मतलब ये हुआ कि 2 बॉक्स नीचे और 1 बॉक्स ऊपर, 2 बॉक्स नीचे 1 बॉक्स ऊपर। आगे मैंने यहाँ ये जाना कि जो भी डिफरेंस आ रहा है ना, वो एक तो यहाँ पे आ रहा है और वो यहाँ पे आ रहा है, बस डिफरेंस आपका यहीं पे आ रहा है। अब मैंने यहाँ ये देखा कि अगर आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए लेस देन 14, तो ऐसे केस में आप बनाएंगे सीधा ट्रायंगल। इसका मतलब 2 बॉक्स नीचे 1 बॉक्स ऊपर। अगर आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए ग्रेटर देन 14, तो ऐसे केस में आप बनाएंगे उल्टा ट्रायंगल। उल्टा ट्रायंगल का मतलब एक्चुअली हुआ क्या? उसका मतलब ये हुआ कि 2 बॉक्स ऊपर, क्योंकि उल्टे ट्रायंगल में देखो 2 टिप है ऊपर, तो 2 बॉक्स ऊपर और 1 बॉक्स नीचे। समझा या नहीं? फिर मैंने ये बताया कि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग को याद कैसे रखेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई। बाबा की 3 बीबी और 3 आंटी, बा की 3 बीबी 3 आंटी, बा की 3 बीबी 3 आंटी। फिर मैंने आपको बताया कि सारे मॉलिक्यूल्स के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, वो देख के आप डायग्राम को जज कर सकते हो। अब ये डायग्राम में आपको इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वाले क्लास में बताऊंगी। बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक भी आपको नेक्स्ट वाले क्लास में बताऊंगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। और हाँ,
लाइक और शेयर तो बनता ही है, प्लीज़ डू लाइक शेयर, बिकॉज आपके जो लाइक्स होते हैं, आपके जो शेयर्स होते हैं और साथ ही साथ जो भी कमेंट्स होते हैं वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग होते हैं, हमारी टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग होते हैं. सो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक टू आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.